राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी से मृतकों की बढ़ती संख्या चिंता बढ़ाती जा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना से दिल्ली में 407 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना से 400 से ज्यादा लोगों की जान गई है। दिल्ली में कोरोना के 20,394 नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल दिल्ली में 92,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। हालांकि संक्रमण दर कुछ गिरावट के साथ अब 28% के करीब पहुंच गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के 56,647 नए केस आए, जबकि कोरोना के चलते 669 लोगों की मौत हुई। वहीं मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,672 नए केस सामने आए और 79 लोगों की मौत हुई। राहत की बात यह है कि एक दिन में मुंबई में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 5,500 से भी ज्यादा रही। यूपी में कोरोना के करीब 31,000 नए केस आए हैं, जबकि 36,600 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना से 290 लोगों की जान गई। यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाली बसों पर रोक लगा दी है। साथ ही ट्रेन से आने वाली यात्रियों की टेस्टिंग बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हरियाणा में आज से 7 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन होगा। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने लॉकडाउन का ऐलान किया। हरियाणा सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सके। हरियाणा में भी कोरोना संक्रमण से हालात बेकाबू हो रहे हैं और प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों का कर्नाटक में कुछ असर दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में कोरोना के नए मामलों में कमी दर्ज की गई है। कर्नाटक में कोरोना के 37,733 नए केस आए, जबकि 217 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना के सबसे ज्यादा केस बेंगलुरु में आ रहे हैं, जहां 21,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। उधर तमिलनाडु में कोरोना के 20,768 नए केस आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 153 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में कोरोना के 12,662 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 94 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में कोरोना से सबसे ज्यादा केस राजधानी भोपाल और इंदौर में आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के विधायक बृजेंद्र राठौर का कोरोना से निधन हो गया। 15 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और तबीयत बिगड़ने पर भोपाल के अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। उत्तराखंड में लगातार 5,000 से ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में उत्तराखंड में कोरोना के 5,606 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना के चलते 71 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा केस राजधानी देहरादून में आ रहे हैं, जहां कोरोना के 2,500 से ज्यादा मरीज मिले। वहीं हरिद्वार में 600 से ज्यादा नए संक्रमितों का पता चला है। देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच ओडिशा ने बड़ा फैसला लिया है। ओडिशा सरकार ने राज्य में 14 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। ये लॉकडाउन बुधवार सुबह से लागू होकर 19 मई तक चलेगा। सरकार ने यह भी साफ किया है कि इस दौरान आवश्यक सेवाओं, हेल्थ सेवाओं को छूट रहेगी। इसके अलावा सुबह के 7 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक अपने घरों से 500 मीटर के दायरे में लोग निकल सकेंगे, ताकि वो अपने जरूरी कार्य कर सकें। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के केस रिकॉर्ड तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में जम्मू कश्मीर में कोरोना के 3,571 नए केस आए हैं। इसके साथ ही 24 घंटे में कोरोना से 41 लोगों की मौत हुई। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और अन्य 12 किसान नेताओं के खिलाफ हरियाणा में एफआईआर दर्ज की गई है। इन सभी पर कोरोना काल में धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। बताया गया है कि इन सभी नेताओं ने शनिवार को हरियाणा में एक महापंचायत का आयोजन किया था। अब क्योंकि राज्य में धारा 144 लागू थी, इस वजह से पुलिस ने राकेश टिकैत और दूसरे नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ है। हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर है। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी का काफिला देखकर टीएमसी के कार्यकर्ता भड़क गए और उस पर पत्थरबाजी करने लगे। पत्थरबाजी से पहले टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु अधिकारी के साथ बदसलूकी भी की। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद कई जगहों पर हिंसा भड़क गई। आरामबाग में बीजेपी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आगजनी का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि प्रदेश में कई जगहों पर पार्टी नेताओं और दफ्तरों को निशाना बनाया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए बीजेपी ने यह भी कहा कि चुनाव में जीत के बाद ममता बनर्जी ने एक बार भी अपने कार्यकर्ताओं से हिंसा न करने की अपील नहीं की।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। विधानसभा चुनाव के नतीजों में टीएमसी ने 200 से ज्यादा सीटें हासिल की, वहीं बीजेपी को 80 से कम सीटों पर संतोष करना पड़ा। जीत के बाद ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों का धन्यवाद दिया और कहा कि वो बंगाल के विकास के लिए आगे भी काम जारी रखेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि अब उनकी सबसे पहली प्राथमिकता राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने पर काम करना है, जिसके लिए उन्होंने केंद्र से भी मदद की अपील की है। पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत के बावजूद ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी से हार का सामना करना पड़ा। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के नतीजे के खिलाफ कोर्ट में अपील करने की बात कही है। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव में धनबल, बाहुबल और माफियाओं का इस्तेमाल किया गया। नंदीग्राम को लेकर हमने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, लेकिन आयोग ने शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। ममता ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरा राज्य एक जनादेश दे और एक सीट दूसरा जनादेश दे। इस बीच टीएमसी के 3 नेताओं ने नंदीग्राम के नतीजों को लेकर चुनाव आयोग से भी शिकायत की है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की प्रचंड जीत पर पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में जीत के लिए ममता दीदी को बधाई। केंद्र लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और कोरोना महामारी को दूर करने के लिए बंगाल सरकार को हर संभव मदद देना जारी रखेगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल की अपनी बहनों और भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया। बंगाल में पहले की तुलना में बीजेपी की मौजूदगी में काफी इजाफा हुआ है। असम में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज की। ये पहला मौका है जब असम में गैर कांग्रेसी सरकार दोबारा बन रही है। असम में बीजेपी की जीत में सीएम सर्बानंद सोनोवाल के साथ साथ मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अहम भूमिका रही। चुनावी नतीजों के बाद अब असम में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी चर्चा चल रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री पद पर फैसला पार्टी की बैठक में होगा। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में डीएमके ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा पार कर लिया है। डीएमके के इस शानदार प्रदर्शन और जनादेश के लिए पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन ने वोटरों को धन्यवाद दिया। उन्होंने सहयोगी दलों और तमाम नेताओं का भी आभार जताया। डीएमके ने कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव लड़ा था, जबकि एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। एलडीएफ की जीत के साथ केरल में लेफ्ट पार्टी ने इतिहास रच दिया है। केरल में पिछले 4 दशकों में सत्ताधारी पार्टी कभी दोबारा चुनाव नहीं जीत पाई थी, पर इस बार वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार ने चमत्कार कर दिखाया। केरल में 1980 से हुए हर विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष को हार का मुंह देखना पड़ा था और विपक्ष की 5 साल बाद सत्ता में वापसी होती थी, लेकिन इस बार ये ट्रेंड बदल गया। केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी में इस बार एनडीए की सरकार बन रही है। बीजेपी और सहयोगी पार्टियों ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 15 सीटें हासिल की हैं, जबकि कांग्रेस और सहयोगी दलों को 8 सीटें ही मिली। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने संन्यास का ऐलान कर दिया है, यानी अब वो किसी भी नेता या पार्टी के लिए चुनाव की योजना नहीं बनाएंगे। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि इतना पक्षपात करने वाला चुनाव आयोग मैंने कभी नहीं देखा। सब पार्टियों को साथ आना चाहिए और आयोग पर रिफॉर्म के लिए दबाव बनाना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि चाहे धर्म के इस्तेमाल का मामला हो, चुनाव तारीखों की बात हो या दोनों तरफ के लोगों